हेलो स्टूडेंट, मैं मोहम्मद साकिब आज़मी। तो स्टूडेंट, कभी ना कभी आपने किसी फ्लावर को, मैच्योर फ्लावर को अपने हाथ में लिया होगा, और जब भी आपने हाथ में लिया होगा तो आपके हाथ में येलो कलर का पाउडर जैसा कोई सब्सटेंस लग गया होगा। और वो सब्सटेंस है क्या? आज के लेक्चर में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली वो जो सब्सटेंस होता है ना, उसको हम पॉलन ग्रेन बोलते हैं। अभी आप कहोगे कि सर ये पॉलन ग्रेन है क्या? तो याद रखें कि कोई भी चीज अचानक से समझ में नहीं आती। यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं। हमने इससे पहले 10th में भी रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, उससे पहले 7th 8th में भी रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा होगा, उससे पहले भी रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा होगा, प्लांट्स में होने वाली रिप्रोडक्शन को। तो हमने उन सारे रिप्रोडक्शन को पढ़ा होगा। तो ऐसा है नहीं कि ये सारी नई चीजें हैं पोलन ग्रेन के बारे में। अगर आपके लिए ये नई चीज है तो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो येलो कलर का पाउडर हाथ में लगा वो पोलन ग्रेन है, और वो रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेट को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल गैमेट को। क्योंकि जो हम चैप्टर बात कर रहे हैं ना, ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिना फर्टिलाइजेशन के नहीं हो सकता। उसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन किसके बीच में होगा? ऑफ कोर्स मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो फर्टिलाइजेशन एक मेन इवेंट है, और उससे पहले होने वाला जो इवेंट है उसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और उसमें हमने एक टॉपिक को कवर किया था जिसको हमने कहा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या हुआ कि माइक्रोस्पोर बना। अब वही माइक्रोस्पोर किस में चेंज हो जाएगा? पोलन ग्रेन में चेंज हो जाएगा। और आपका ये जो पोलन ग्रेन है जो कि मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करता है, हम इसको कह सकते हैं दिस इज द पोलन ग्रेन व्हिच रिप्रेजेंट द मेल गैमेट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावरिंग प्लांट का मेल गैमेट है वो मेल गैमेट को रिप्रेजेंट कोई कर रहा है। तो पोलन ग्रेन अचानक से नहीं होती चीजें, पहले माइक्रोस्पोर बना, देन पोलन ग्रेन मैच्योर होगा, फिर ये मेल गैमेटोफाइट को बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट को बनाएगा इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद मेल गैमेटोफाइट बनेगा, और वो गैमेटोफाइट जो होगा, मेल गैमेटोफाइट, वो फीमेल गैमेट के साथ या फीमेल का जो एम्ब्रायो सैक होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे इन चीजों के बारे में, उनके साथ फर्टिलाइजेशन करता है। देखो चीजें अचानक से समझ में नहीं आई, मैंने पहले कहा। तो उसके लिए आप पिछले जो 3-4 लेक्चर अपलोड किए गए हैं प्लेलिस्ट में, बहुत लंबे लंबे है नहीं, मे बी एक आध 20 मिनट का होगा, रेस्ट कोई 12 मिनट का, कोई 9 मिनट का, कोई 15 मिनट का, ऐसे करके। तो आप उनको जरूर देखें अगर पूरे चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो, क्योंकि मैं एनसीईआरटी से बाहर की बहुत ज्यादा चीजें बताता नहीं। टू द पॉइंट है लेक्चर, सारे क्वेश्चन यहीं से। अच्छा, आप बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे नीट के एग्जाम, आपका जब 100% एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्या जरूरत है हमें बाहर की से रेफरेंस बुक्स की डिटेल पढ़ना या फिर वो सारी चीजें। उनका अपना अलग इंपॉर्टेंस है, जो रेफरेंस बुक है, साइड बुक है, क्योंकि चीज़ों का एक्सप्लेनेशन उसमें अगर अच्छा दिया हुआ है तो फिर ऑफकोर्स वो अच्छी किताब है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन वो आपकी वो बुक नहीं है, मेन कोर्स की बुक नहीं है जिसको आप पढ़ लेंगे तो आप एग्जाम पास कर लेंगे, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास कर लेंगे, नीट क्रैक कर लेंगे, ऐसा नहीं। वो इतनी मोटी किताबें, और जब आपको पता है बाहर की दुनिया बहुत ही ब्रॉड है, बस आप एक बुक को लेकर चले, वो आपकी एनसीईआरटी है, जिससे आप सबसे अच्छे से पहले इसको खत्म कर ले, उसके बाद कोई चीज़ टच करेंगे, कोई भी बुक हाथ लगाएंगे। लेकिन पहले एनसीईआरटी को 100% हमारी उस पर कमांड होनी चाहिए। तो देखो, तो पुराने तीनों लेक्चर जो है ना, 4 लेक्चर जो भी इस प्लेलिस्ट में डाले गए, आप उनको जरूर देखें तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो माइक्रोस्पोर जो है वो किससे बने? आपका जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वाला प्रोसेस था, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस हुआ तो उस प्रोसेस में क्योंकि मियोसिस टाइप का डिवीजन हुआ था, और आपको पता है मियोसिस टाइप का डिवीजन हमेशा क्या करता है? 4 सेल बनाता है माइक्रोस्पोर। ये अब 4 सेल बनी, और ये चारों सेल किस फॉर्म में पाई गई? टेट्रोड की फॉर्म में पाई गई। मैं इनके डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। इनके डेवलपमेंट में, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ उनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से पोलन ग्रेन बन रहा है। तो फिर, और हम ऐसा नहीं कि पोलन ग्रेन के सिर्फ डेवलपमेंट के बारे में बात करें, हम पोलन ग्रेन के साइज एंड शेप के बारे में भी बात करेंगे। तो टेट्रोड है, टेट्रोड का क्या हुआ कि इस टेट्रोड में पाया जा रहा था। क्यों टेट्रोड हमने कहा? क्योंकि जो माइक्रोस्पोर बने थे 4 माइक्रोस्पोर, और ये सारे के सारे माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े हुए थे, ये सेपरेट फॉर्म में नहीं पाए गए। किस कार्बोहाइड्रेट से जुड़े हुए थे? कैलोज नाम के कार्बोहाइड्रेट से। और ये जो कैलोज कार्बोहाइड्रेट है, इनको सेपरेट करने के लिए एक एंजाइम है, इसका नाम है कैलेज। तो कैलेज ने आके क्या किया? उन सारे के सारे टेट्राड को, या 4 जो माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं, उनको सेग्रीगेट किया, उनको सेपरेट किया। जब वो सेपरेट हो गए तो उसमें से एक माइक्रोस्पोर, सारे के सारे माइक्रोस्पोर, वैसे चारों माइक्रोस्पोर एक साथ पाए जा रहे थे, ये सारे के सारे माइक्रोस्पोर
सारे माइक्रोस्पोर अब अपना डेवलपमेंट करेंगे और 4 पॉलन ग्रेन में चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर है, एक बार माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुआ, 4 माइक्रोस्पोर बने एंड ऑल दीज 4 माइक्रोस्पोर गोइंग टू बी चेंज इन पॉलन ग्रेन। क्योंकि जनरली यही होता है, पॉलन ग्रेन 1-2 नंबर में नहीं बनते, लाखों के नंबर में बनते हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंगल माइक्रोस्पोर का मान लेते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, ये सिंगल माइक्रोस्पोर है। एक्चुअली कहाँ पे पाए जाते हैं, आपने पढ़ा होगा एक पिछले वाले जब लेक्चर में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में बात की थी, तो हमने उसमें बताया था कि आपके एंथर है, एंथर में कई लेयर पाई जाती है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट लेयर में टैप्टम है, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन के टाइम पे और पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया वहाँ पे पाया जा रहा है। माइक्रोस्पोरेंजिया में जो माइक्रोस्पोर बना, तो ऐसे ये माइक्रोस्पोर कोई बाहर नहीं है, ये एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया में ही है और इसके चारों तरफ जो लेयर पाई जा रही है वो टैप्टम है। अब होता क्या है, टैप्टम से कुछ केमिकल निकले, वो टैप्टम वाली लेयर से कुछ केमिकल निकले, वो केमिकल इसमें सिर्फ मेम्ब्रेन है, इसमें सिर्फ क्या है, मेम्ब्रेन। अब उस मेम्ब्रेन के ऊपर पहली बार एक पहली सेल वॉल बन गई, जो फर्स्ट वॉल यहाँ पे बनी हुई है, ये किसकी बनी हुई है, आपकी इसको हमने नाम दिया इंटाइन। और इंटाइन बनती किसकी है, इंटाइन का जो केमिकल कंपोजिशन है वो है पेक्टिन, पेक्टिन प्लस सेलुलोज, मतलब पेक्टिन एंड सेलुलोज के बने हुए। ये फ्लेक्सिबल होता है, सबसे अच्छी बात इसके बारे में होती है और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट होते हैं। ये पॉलन ग्रेन के चारों तरफ, आप पॉलन ग्रेन का जो साइज वाइज है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब दूसरी लेयर जो बनेगी इसके चारों तरफ, फिर से टैप्टम से कुछ केमिकल निकले और उस केमिकल का नाम, जो सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल है जिसका नाम स्पोरोपोलिनिन है, वो निकलता है और वो इसके चारों तरफ एक लेयर बना लेता है। उस लेयर को बोलते हैं, वो लेयर किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की। याद रखें स्पोरोपोलिनिन क्या है, स्पोरोपोलिनिन जो होता है ये सबसे ज्यादा लेट मी राइट इट हियर, पोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम में अगर कोई सब्सटेंस सबसे हाईली रेजिस्टेंट है तो वो आपका स्पोरोपोलिनिन। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी अगर सब्सटेंस जिसपे ना तो एसिड का इफेक्ट पड़ रहा है, ना तो बेस का इफेक्ट पड़ रहा है, ना तो किसी प्रोटीन का इफेक्ट रहा है, किसी चीज का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो आपका क्या है, स्पोरोपोलिनिन। तो स्पोरोपोलिनिन जो है वो टैप्टम से निकला, इसके ऊपर आके लग गया और एक और वॉल बना दी। पहले तो वॉल जो बनी हुई थी वो अंदर वाली इंटाइन, इनर वॉल जो है इंटाइन, उसके अंदर मेम्ब्रेन है, उसके बाद इंटाइन और उसके ऊपर जो स्पोरोपोलिनिन आके इकट्ठा हो गया, उसने क्या बनाया, उसने बना दिया एक्साइन को। तो एक और वॉल बन गई, उसका नाम है एक्साइन। और जैसे एक्साइन लेयर बनती है, एक्साइन लेयर किसकी बनी हुई है, स्पोरोपोलिनिन की बनी है, उसका केमिकल कंपोजिशन है स्पोरोपोलिनिन और ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होती। जो इंटाइन होती है वो कॉन्टिन्यूअस है, एक्साइन जो होती है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, ये डिसकॉन्टिन्यूअस होती है। बीच बीच में क्या होता है, एक्साइन होती है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होती। अब इसमें छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, सुराख पाए जाते हैं, कहीं जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है वहां पे छोटे छोटे पोर बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं जर्म पोर, जर्म पोर बोल सकते हैं। ये वो जगह होती है, जर्म पोर वो जगह होती है जहां से आपकी इंटाइन, क्योंकि इंटाइन फ्लेक्सिबल है, वो बाहर निकल सकती है इन्हीं जगहों से। बाकी बहुत ही रिजिड और बहुत ही हार्ड सब होती है आपकी जो एक्साइन होती है, ये सॉफ्ट तो बिल्कुल नहीं है, सबसे हार्ड में आती है। और इसका फंक्शन ये कि ये न्यूक्लियस और जो पॉलन ग्रेन है उसके अंदर पाए जाने वाले सब्सटेंसेस को किसी एसिड बेस रिएक्शन से क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये इनका फंक्शन ऐसा नहीं कि ये कोई नॉर्मल से, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। स्पोरोपोलिन, वंस स्पोरोपोलिन हैज बीन डिपॉजिट ओवर देयर, एक बार डिपॉजिट हो गया क्या स्पोरोपोलिन, एक्साइन लेयर बन गई, तो आप उस माइक्रोस्पोर का नाम क्या दे देंगे, पॉलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर एंड पॉलन ग्रेन में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। जब तक माइक्रोस्पोर के ऊपर ये सारी लेयर नहीं बनी हुई या स्पेशली स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन नहीं हुआ है, तब तक आप उसको माइक्रोस्पोर बोल रहे हैं। और जैसे ही इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया आपका स्पोरोपोलिन, आपने उसको पॉलन ग्रेन नाम दे दिया। अब जो पॉलन ग्रेन का जो साइज होता है वो 25 to 30 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है, क्योंकि ये ओवल शेप के होते हैं। यहाँ पे मैंने ओवल शेप बनाया नहीं है, बट इनका जो शेप होता है वो ओवल ही होता है।
ओके, तो नॉर्मली अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाए पॉलन ग्रेन का, तो पॉलन ग्रेन हैविंग वन सेल, सॉरी वन, एक ही सेल है स्टार्टिंग में, तो वन एक सेल होती है, उसके ऊपर जो लेयर पाई जा रही है फर्स्ट आपकी, दिस इज द लेयर ऑफ इंटाइन एंड दिस इज द लेयर ऑफ एक्साइन, दोनों लेयर अलग है, मैंने जर्म-पोर का भी फंक्शन बताया। और तो यहाँ पे 3 लेयर पाई जा रही है, एक न्यूक्लियस पाया जा रहा है। अब ये न्यूक्लियस क्या करेगा, 1 से 2 में डिवाइड हो जाएगा, एक वहीं पे रहेगा और एक कहाँ पे आ जाएगा, बॉटम में आ जाएगा। जो बॉटम वाला लेयर होता है, जो न्यूक्लियस होता है, कुछ टाइम बाद ये अपनी एक कंप्लीट सेल बना लेगा, अपनी सेल वॉल बना लेगा। ओके, तो ये बन गया एक मेच्योर, इमेच्योर पॉलन ग्रेन से एक मेच्योर पॉलन ग्रेन। इमेच्योर पॉलन ग्रेन हैविंग ओनली वन सेल, दैट इज द ओनली सिंगल सेल स्टेज। बट जो मेच्योर पॉलन ग्रेन होता है उसके अंदर 2 सेल स्टेज पाई जाती है। ऑलमोस्ट 60% ऑफ एंजियोस्पर्म हैविंग 2 सेल स्टेज इन देयर पॉलन ग्रेन्स। रेस्ट 40% जो स्पीसीज होती है एंजियोस्पर्म की, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर क्या होता है, 2 सेल नहीं बल्कि कितनी सेल स्टेज पाई जाती है, 3 सेल स्टेज पाई जाती है, 3 सेल स्टेज। कौन कौन सी सेल बनी, जो बड़ी वाली सेल थी जिससे डिवाइड हुई, जो नई सेल बनी उसका नाम हमने रखा वेजिटेटिव, सॉरी जनरेटिव सेल। और जो पुरानी वाली बड़ी वाली जो लार्ज सेल थी उसका नाम सेम वही है आपकी, वो पहले भी वेजिटेटिव थी अभी भी वेजिटेटिव है, तो उसका नाम हमने रख दिया वेजिटेटिव। तो जो बड़ी सेल है इसके सेल ने डिवाइड किया और अंदर एक छोटी सी अलग एक्स्ट्रा सेल बना दी, तो जो छोटी वाली जो अंदर सेल फॉर्म हुई है दैट सेल एक्चुअली नोन एज जनरेटिव। तो जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल की 2 सेल स्टेज पाई जाती है 60% एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर। और कभी कभी क्या होता है ना, कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी जो जनरेटिव सेल होती है ये फर्दर डिवीजन करके 1 से 2 सेल और बना लेती है, मतलब एक जनरेटिव सेल 2 जनरेटिव सेल में चेंज हो जाएगी। तो अब कितनी सेल स्टेज हो गया, 3 सेल स्टेज हो गया, 2 जनरेटिव सेल एंड 1 वेजिटेटिव सेल। ये कॉम्बिनेशन बन जाता है किसके अंदर, 40% एंजियोस्पर्म के अंदर 2 जनरेटिव सेल पाई जाती है, 1 वेजिटेटिव सेल पाई जाती है। याद रखें मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो अगर एनिमल के अंदर मियोसिस अगर हो रहा है, ह्यूमन के अगर अंदर मियोसिस हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर मियोसिस हो रहा है, तो मियोसिस के बाद फर्दर कोई भी डिवीजन नहीं होता, मतलब सेल के पास उतनी ताकत ही नहीं रह जाती कि वो फर्दर डिवीजन कर सके। बट प्लांट में ऐसा नहीं होता, प्लांट में अगर मियोसिस हो गया तो उनके अंदर 1-2 बार वो और भी डिवीजन कर सकते हैं, सेल डिवीजन करके नंबर ऑफ सेल को अपने इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हो रहा है। मियोसिस हुआ, माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपका जो या मदर सेल थी उससे आपके, मियोसिस के बाद भी उनके पास इतनी एबिलिटी रहती है कि वो सेल डिवाइड कर सकती है, माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका मियोसिस से क्या बना, माइक्रोस्पोर बना, और माइक्रोस्पोर जो है उसने फिर से डिवीजन करके 2 सेल बना दी, वो एक जनरेटिव बन गई और एक वेजिटेटिव। ये डिवीजन जो हुआ है वो माइटोसिस टाइप का डिवीजन हुआ, मतलब इवन के मियोसिस के बाद भी उनके पास इतनी ताकत बची हुई है कि वो फर्दर डिवीजन कर सकते हैं। हाँ, मियोसिस वाला डिवीजन नहीं कर सकते, मियोसिस वाला डिवीजन किसी भी जर्म सेल में बस एक बार होता है, और दोबारा मियोसिस का डिवीजन तभी होगा जब तक वो उसके अंदर एक लंबा चौड़ा या फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसके बाद ढेर सारे गैमेट जर्म सेल ना बन जाए, उसमें नई वाली जर्म सेल्स ना बन जाए। तो ह्यूमन में तो नॉर्मली आप देखते ही होंगे कि ह्यूमन में क्या हुआ कि स्पर्म बना, ओवम बना, और स्पर्म ओवम के अंदर फर्दर डिवीजन नहीं होता, उनकी सेल डिवाइड नहीं करती, और उनकी सेल तब तक डिवाइड नहीं करती जब तक कि वो गैमेट ना बना, सॉरी फर्टिलाइजेशन ना कर ले। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद फर्दर डिवीजन होता है। बट यहाँ पे अलग टाइप का है, इसमें एक वेजिटेटिव सेल और उनसे फिर से एक जनरेटिव सेल बन सकती है, फिर जनरेटिव सेल 2 बार और डिवाइड करेंगे, और भी आगे डिवीजन हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन प्लांट एनिमल के अंदर या ह्यूमन के अंदर इतना मियोसिस के बाद इतनी ताकत नहीं रह जाती कि वो फर्दर इतना ढेर सारा डिवीजन करे। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो दोनों में फर्क है, ये इमेच्योर पॉलन ग्रेन और ये मेच्योर पॉलन ग्रेन। इमेच्योर पॉलन ग्रेन, मेच्योर पॉलन ग्रेन बोथ हैविंग 3 लेयर और 3 कवरिंग ऑन देयर सेल। एक मेम्ब्रेन होती है, एक एंटाइन होती है और एक एक्साइन होती है। दोनों का केमिकल कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट रिमेंबर दोस केमिकल कंपोजिशन। और रही बात मेच्योर की, तो मेच्योर में जो होता है वो 2 सेल स्टेज या 3 सेल स्टेज पाएगा। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म स्पीसीज हैविंग 2 सेल स्टेज एंड 40% एंजियोस्पर्म हैविंग 2 सेल स्टेज। तो एक एक लाइन को समझिए, आप डिकोड कर दीजिए एनसीईआरटी को, बस यही दिया हुआ है एनसीईआरटी में।
तो साइज के बारे में मैंने बताया, मैंने शेप के बारे में बताया, मैंने नंबर ऑफ कवरिंग के बारे में बताया, मैंने बताया कि जो इमेच्योर पॉलन ग्रेन, जो स्टार्टिंग में आपका स्पोरोपोलन के डिपोजिशन से जो पॉलन ग्रेन बना और जो मेच्योर पॉलन ग्रेन में, दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है और वो डिफरेंट नंबर ऑफ सेल का डिफरेंस होता है। किसी ने पूछा कि एक इमेच्योर पॉलन ग्रेन और मेच्योर पॉलन ग्रेन में क्या डिफरेंस होता है, देन यू कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन मेच्योर एंड इमेच्योर, दे वे हैविंग ओनली वन सेल, दिस इज द ओनली वन सेल स्टेज एंड हियर इज द टू सेल स्टेज। अब ये पॉलन ग्रेन का डेसेंस होगा और उसके बाद का आगे का प्रोसेस हम देखेंगे। तो आज का लेक्चर आई होप कि सारी चीजें आपके समझ में आ गई, बहुत सारी कंफ्यूजन भी होगी, तो आप अपने फीडबैक्स एंड कमेंट्स और जो भी क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं मुझे। तो इंशाल्लाह मैं उन सारे प्रॉब्लम्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा और हमें ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है एनसीईआरटी से। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आ गई। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।